हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने एक बार फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 है ना, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन को यहाँ पे हम लोग आप लोग को पढ़ाने आए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं जी, शुरू करते हैं। पहला क्या यहाँ पर है, हम लोग इसमें आगे पढ़ लिए थे, क्या क्या इसमें था ना, है ना, कि उसमें था कि हम लोग कैसे मतलब क्या थी वन के बारे में पढ़ लिए थे। अब चलते हैं इसमें आगे पढ़ते हैं हम लोग। विभिन्न संसाधनों का प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब क्या होता है जी, कि मतलब उसको कैसे बचा सकते हैं, है ना। देखिए, प्राकृतिक संसाधन असीमित क्या है, असीम नहीं है। प्राकृतिक संसाधन जो है ना वो बहुत सारा नहीं है, समझे ना। प्राकृतिक संसाधन जो है वो एकदम सीमित रूप में है। जैसे में क्या है जी, कोयला है, तेल है, पेट्रोल है, सब क्या है जी, सीमित है। अगर इसको हम लोग ज़्यादा अपने से क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा अगर हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा मतलब उसको अगर हम लोग यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, औद्योगिक क्रांति तथा जनसंख्या में वृद्धि के कारण यहाँ पर क्या है जी, जनसंख्या वृद्धि के कारण, है ना, जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधन, जल, मृदा, खनिज, ये सब जो है क्या है यहाँ पर जी, पेट्रोलियम, वन्य जीव आदि क्षीण होते जा रहे हैं, जिससे हम सबों का ध्यान जो है ना संचालन और प्रबंधन की ओर गया है। जैसे में देखिए, जल है, अगर जल को हम लोग नहीं बचाएंगे तो गर्मी का मौसम आएगा, है ना, या गर्मी के मौसम में बहुत सारा देखा गया है, जैसे राजस्थान में, गुजरात में, है ना, या बहुत सारे जगहों पे देखा गया है कि पानी की कमी हो जाती है ना। फिर क्या है जी, अगर मृदा को हम लोग नहीं बचाएंगे तो क्या होगा, जहाँ पे मृदा कमजोर हो जाएगा, मिट्टी कम जहाँ वहाँ से हट के चला जाएगा, मृदा का अपरण हो जाएगा, तब क्या होगा वहाँ पे ना, कि वहाँ का धरती कमजोर हो जाएगा और भूकंप सब आने की संभावना होती है। खनिज, लवण, पेट्रोलियम अगर ज़्यादा हम लोग इसका यूज करते हैं तब यहाँ पर क्या होगा, जिसमें आप लोग को भविष्य में जो होगा, आने वाले पीढ़ियों को यहाँ पर पेट्रोल जो होगा अच्छा से नहीं मिल पाएगा। वन्य जीव जो है ये सब इत्यादि, वन्य जीव सब क्या होगा, सब अगर हम लोग वन का संरक्षण न करेंगे तो वन्य जीव सब और वन बहुत क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, और इन लोग का जब छीन हो रहा है, ये लोग जब क्या हो रहे हैं जी, मतलब खराब यानी कम रहा है, तब हम लोग का ध्यान जो है अब के किधर की ओर गया जी, उसके संरक्षण, उसके संसाधन यानी प्रबंधन की ओर गया है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, संसाधन प्रबंधन का अर्थ होता है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ताकि उनकी गुणवत्ता तथा उपलब्धता बनी रहे। देखिए, संसाधन प्रबंधन का मतलब होता है क्या जी, उसको बचाना, बचा के उपयोग करना, है ना। ये नहीं है कि एकदम ही उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जैसे में मान लीजिए कि कहीं पे जाना हो, है ना, तो अगर एक ही बाइक से अगर 2 आदमी जा रहे हैं तो 2 बाइक से न जाएं, एक ही बाइक से चले जाएं, है ना। या अगर हमको कुछ काम करना हो, जैसे में खाना बनाना हो, तो अगर एक आदमी का खाना एक ठमा बन रहा है, एक चूल्हा बन रहा है, समझे, मान ली कोयला काम लगा थे रखे हुए हैं, चूल्हा जो है उस पर ये खाना बन रहा है, और उस परिवार में अगर 10 गो परिवार है तो देखिए, मान लीजिए एक आदमी का खाना बनाने में 1 किलो कोयला लग रहा है, समझे, 1 kg। तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर ऐसे करते हैं, देखिए, हम लोगों को 1 kg कोयला में एक आदमी खाना बना ले रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखिए उस परिवार में कितना 10 आदमी है, 10 आदमी है ना, 10 आदमी, तो अब ये 10 अलग अलग करके बनाएगा तो 10 किलो कोयला क्या होगा, एक दिन में खपत हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर ये 10 जो हैं एक ही जगह अगर बनाए तो क्या हो जाएगा जी, कोयला में एक ही केजी कोयला में
क्या होगा वहां पर बन जाएगा खाना, समझे ना। तो यहाँ पे 9 किलो क्या हो गया जी कोयला हम लोगों को बच गया, समझे। तो यही क्या हुआ, विवेक का उपयोग किए, गुण का यानी अपनी बुद्धि का उपयोग किए और करके हम लोग क्या कर लिए यहाँ पर जी 9 केजी हम लोग जो है कैसे बोलते हैं 9 केजी कोयले को हम लोग बचा लिए, समझे। फिर देखो और उसे गुणवत्ता और भविष्य में उपयोग करने के लिए उसको हम लोग बचाए रखते हैं और पर्यावरण को भी संतुलन बनाए रखते हैं। अब जैसे ही है कि मतलब 1 किलो जलाएंगे तो कम ही ना प्रदूषण होगा जी, अगर यहाँ पे 10 किलो जलाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा, समझे। फिर उसके बाद क्या है जी कि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं, है ना। पृथ्वी के विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों तथा पारस्परिक तंत्रों के विभिन्न अवयवों के बीच संतुलन स्थापित करने में मनुष्य की भूमिका इस युग में सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए क्या बोल रहा है कि पृथ्वी पर विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों तथा पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न अवयवों को, बहुत सारे मतलब प्रकार को, उसको उसके बीच में संतुलन बनाए रखना मनुष्य के लिए आज बहुत बड़ा चुनौती है। कैसे हम उसको कम उपयोग करें, है ना, कैसे उसका हम लोग कम उपयोग करें कि यहाँ पे ज्यादा उसका दोहन ना हो, है ना। इस संतुलन के स्थापित यानी इस संतुलन के स्थापित रहने में मदद देकर ही हम भावी पीढ़ियों का कर सकते हैं जी स्वच्छ और स्वास्थ्य पर्यावरण को, मतलब क्या कर सकते हैं, स्वस्थ पर्यावरण को सुनिश्चित कर पाएंगे। यानी देखिए सुनिश्चित यानी स्वस्थ पर्यावरण यानी अच्छे पर्यावरण को हम अपने भविष्य में जो आने वाले लोग हैं उनको हम लोग जो है कम यानी जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका कम उपयोग करेंगे तो वो बचेगा भी और वो प्रदूषण भी नहीं होगा, है ना। जब प्रदूषण नहीं होगा यहाँ पर और क्या होगा, प्रदूषण ज्यादा नहीं होगा इसमें और इसका उपयोग भी बहुत कम होगा, जिसके कारण जो है ये हम लोग को जो भी मतलब प्राकृतिक संसाधन रहेगा वो बचेगा और प्राकृतिक पर्यावरण भी क्या रहेगा जी वो स्वच्छ रहेगा, समझे, और स्वस्थ रहेगा और आने वाला पीढ़ी जो है उसमें आराम से वो जिएंगे। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे आगे, वन्य एवं क्या है वन्य जीव, है ना। वन्य एवं वन्य जीव, वन मतलब क्या होता है जंगल और वन्य जीव मतलब क्या होता है जी उसमें रहने वाला जीव। प्राकृतिक संसाधन में वन का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, समझे। प्राकृतिक संसाधन में वन का स्थान जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझे। वन का क्या बोले यहाँ पर जी कि प्राकृतिक संसाधन में वन का स्थान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये वन नहीं रहेंगे, वन नहीं रहेगा, उसमें पेड़ पौधा नहीं रहेगा, तब उसमें क्या होगा ना कि बहुत सारा मतलब क्या उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेता है जी पेड़ पौधा ले लेता है। कौन लेता है, पेड़ पौधा ले लेता है, समझे। वो पेड़ पौधा लेकर क्या करता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया और जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा तब क्या होगा उसमें ना कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो होगा वो कमेगा। जैसे ही मात्रा कमेगा तो क्या होगा जी यहाँ प्रकृति जो रहेगा वो संतुलित रहेगा और अच्छा रहेगा, समझे। लेकिन अगर वही पेड़ पौधे को हम काटेंगे तो वहां पे क्या होगा जी कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा नहीं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेगा तब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा बढ़ेगा, तो सूर्य का प्रकाश आएगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या कर जाएगा पूरा मतलब गर्मी को बढ़ा देगा, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है जी हमारे आर्थिक विकास के क्या है साधन मात्र ही नहीं है बल्कि प्राणियों के अस्तित्व बनाए रखने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर वन ही नहीं रहेगा तो अलग अलग प्राणी कहाँ रहेंगे, शेर बाघ चीता हाथी भालू कहाँ रहेगा सब, है ना। वन नवीकरणीय संसाधन है, यह जो होता है इसको हम बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं, समझें। तो हम लोग क्या करेंगे ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो वनस्पति यानी यहाँ पेड़ मतलब लगा हुआ रहेगा, वन बना हुआ रहेगा
अगर हम लोग पेड़ को बहुत काट देंगे तो क्या हो जाएगा, वन जो हो जाएगा वो नष्ट हो जाएगा। तो हम लोग को पेड़ जो है वो लगाते रहना चाहिए हमेशा। अब उसके बाद है क्या कि वन का महत्व क्या है। वन पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ मनुष्य की मूल्य आवश्यकताओं जैसे आवास, निर्माण सामग्री, ईंधन, जल तथा भोजन प्रत्यक्ष और परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष रूप से आपूर्ति करता है। वन जो होता है वो हम लोग के जलावन के लिए लकड़ी है ना, घर बनाने के लिए लकड़ी, फिर क्या होता है फल देता है ना, बहुत सारा ऐसा प्रकार देता है, या तो प्रत्यक्ष रूप से दे यानी डायरेक्ट दे या तो इनडायरेक्ट दे, वो हम लोग को ये सब देता है। पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी के, अब देखिए पेड़ पौधे का जो जड़ होता है वो मिट्टी को जकड़ के रखता है, और जब जकड़ के रखेगा तो जब भी वर्षा का पानी आएगा तो क्या होगा, वहां से वो मिट्टी खल तर के नहीं जाएगा। और उसके बाद क्या है कि जब पेड़ पौधा रहेगा तो मिट्टी जब ऊपर से पानी गिरेगा तो उसका तेजी जो होगा, उसका धार जो होगा वो कम हो जाएगा, जिसके कारण मृदा मतलब मृदा का अपरदन भी नहीं होता है, यानी कटाव भी नहीं होता है। जल चक्र में पूर्ण होने में वनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जल चक्र यानी जैसे क्या होता है यहाँ पर कि जैसे यहाँ पानी हुआ है ना, पानी हुआ तो वो वाष्प रूप में बदल जाएगा, वाष्प रूप में बदल के कहाँ चल जाएगा जी, वो इन्वायरमेंट में चल जाएगा। अब यहाँ प्राकृतिक जो इन्वायरमेंट है, अब यहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा रहेंगे तब प्राकृतिक ठंडा होगा, जैसे प्राकृतिक ठंडा होगा तो फिर क्या होगा, वहां से संघनन होगा, जल वाष्पों का संघनन होगा और पानी यहाँ पे पड़ेगा, समझें। और जब पानी पड़ेगा तब क्या होगा यहाँ पर जी, जब पानी पड़ेगा तब क्या होगा, यहाँ पे पानी आएगा तो यहाँ पे फिर से एक बार ऊपर गया, यानी ऐसे बोलेंगे कि जल गया कहाँ जी, इन्वायरमेंट में जल वाष्प में बदल गया, जल वाष्प में बदल गया, फिर क्या होगा जी, ये संघनित होकर फिर से क्या बन जाएगा, जल में बदल जाएगा, समझें। तो ऐसे करके क्या होता रहता है, मतलब ये जल चक्र हमेशा चलते रहता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है ना यहाँ पर कि वनों द्वारा वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। देखिए जिस स्थान पे ज्यादा वन रहेगा उस स्थान पे क्या होगा जी, पानी जो होगा ना वो बहुत ज्यादा यानी वर्षा होता है, बहुत ज्यादा होता है। वनों द्वारा वातावरण के ताप में कमी आती है, जितना ज्यादा पेड़ रहेगा उतना तापमान कम रहेगा, जितना कम पेड़ रहेगा उतना ज्यादा तापमान रहेगा। बताइए कि यहाँ भी क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सूर्य के प्रकाश को जब पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं तब क्या होता है जी, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेते हैं और उधर से क्या छोड़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जी वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में आएगा तो इन्वायरमेंट ठंडा होगा, और ये अगर चला जाएगा है ना, अगर ये प्रकाश संश्लेषण पौधे कम रहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कम होगा तो ये क्या होगा जी, कम आएगा और इसकी मात्रा हल्का सा बढ़ जाएगा। जैसे इसका मात्रा बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ जाएगा। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे, वातावरण में CO2 और ऑक्सीजन के संतुलन को कायम रखने में पेड़ पौधे सहायक होते हैं, है ना। फिर क्या बोल रहा है जी कि वन के कटाई से हरे पत्तों द्वारा CO2 के अवशोषण यानी प्रकाश संश्लेषण की क्षमता क्या होता है यहाँ पर जी, घट जाती है। प्रकाश संश्लेषण के दर घटने से O2 यानी अभी बताने की है कि O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है इन्वायरमेंट में कम हो जाता है। वन के ह्रास से कई प्रकार की जैव प्रजातियां विलुप्त हो जाती है। जैसे वन कटेगा तो वहां पे जो रहने वाला जो क्या उसको बोलते हैं, जीव जंतु जो रहेंगे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना शुरू कर देंगे। जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तो रोड क्रॉस करेंगे तो बहुत सारा दिक्कत होता है उन लोग को, और उसके कारण क्या हो जाएगा जो वो बेचारा कभी धक्का लग के तो कभी कोई चीज से है ना, उसको रहने के छिपने के लिए कोई घर नहीं है, उसके कारण क्या हो जाता है बेचारा वो मर जाता है, यानी वो विलुप्त होने के कगार पे चला आता है। वन से हमें दुर्बल औषधि भी मिलता है। फिर बहुत सारा प्रकार का हमको यहाँ मिलता है, रेजिन, रबर, तेल, फिर क्या है
एल्केल वाइट्स, ये सब हम लोग को पदार्थ यहाँ पर मिलता है ना। वन से पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध होता है। आज जब वन से जो भी होता है ना, पत्ता जो होता है, सूखे पत्ता जब गिरता है धरती पे, तो धरती में क्या होता है जी, उसे सड़ गल जाता है पत्ता, तो ह्यूमस का भी निर्माण होता है, यानी उर्वरक क्षमता उससे क्या कर जाता है जी, बढ़ जाता है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, वन क्षेत्र में कमी। वन क्षेत्र में कैसे कमी आई है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यानी शताब्दी से वन निरंतर सिकुड़ते जा रहे हैं। यानी इस शताब्दी यानी 19वीं शताब्दी है ना, एकरा में क्या है जी, वन जो है मतलब ये सिकुड़ते जा रहा है 19वीं शताब्दी से, और मतलब ये कम कम होते जा रहा है बहुत सारा। समझें, आदि काल से वनवासी अपने आवास, निर्माण तथा ईंधन के लिए वनों पर मतलब निर्भर करते हैं, लेकिन उस समय जनसंख्या इतनी नहीं थी, है ना। यानी जब आदि काल, जब पहले जो था उस समय क्या था जी, आदमी कम थे। जब आदमी कम थे तब क्या था ना कि मतलब सब लोग वहाँ से अपना वन पे ही निर्भर था, जो भी काम करता था वन से ही, खाना पीना जितना भी था, लकड़ी घर बनाना है, आग लगाना है, जो भी करना है सब घर से ही करता था। ठीक है, वन से ही करता था। स्वतंत्रता के उपरांत जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण, औद्योगिकरण तथा विकास के कार्य में लकड़ी की मांग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। जैसे ही स्वतंत्रता, जैसे देखिए, जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, आदमी बढ़ते गया, ठीक है, बढ़ते बढ़ते जब आगे बढ़ा तो लकड़ी का मांग बढ़ा, तो अब जैसे ही यहाँ से बढ़ा, अब उसके बाद जैसे देश गुलाम हुआ, तो फिर उसके बाद और जब वहाँ से आया और फिर आके यहाँ पे, फिर भी उस गाड़ी हमारे भारत में कितना था जी, जब स्वतंत्रता हुआ था, हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो कितना था, लगभग 35 करोड़ था, है ना, जनसंख्या हमारे देश में, तो कम था, है ना। जिसके कारण क्या था कि वहाँ पे वन बहुत ज़्यादा था, जनसंख्या कम होने के कारण वन ज़्यादा था। कम मतलब लोग जो खेती भी करते थे तो कितना करेंगे, है ना, और थे मतलब रहने के लिए भी घर भी कम था, तो वन की मात्रा बहुत ज़्यादा था। समझें, अब यहाँ पर क्या है ना कि जैसे जैसे जनसंख्या जो है बढ़ा, जैसे जनसंख्या बढ़ा, अब कितना हो गया है, 1 लाख लगभग 43 करोड़, 1 करोड़ 43 लाख लगभग जनसंख्या हो गया इंडिया का। अब इतना जो हो गया तो देखिए कितना बहुत गुना ना बढ़ गया, लगभग कितना 4 गुना जनसंख्या बढ़ गया, है ना। तो इन लोग के रहने का स्थान भी चाहिए। अब आदमी जब रहेगा तो जहाँ मान लीजिए पहले जंगल ज़्यादा था, जहाँ पे जंगल था वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको काटेगा, उसको काट क्या करेगा, उसको अलग करेगा, है ना। और जब उसको अलग करेगा, काटेगा, उसको काट के साफ करेगा, तो जंगल वहां से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा ना, जंगल क्या हो जाएगा, वहां पे खत्म हो जाएगा। समझें, जनसंख्या की वृद्धि के कारण खेती एवं मकान के लिए अधिक जमीन वन की कटाई करके प्राप्त की जाती है ना। यानी जनसंख्या जैसे वृद्धि करेगा तो उसको खेती करने के लिए चाहिए। समझें, फिर उसको क्या चाहिए जी, मतलब उसको रहने के लिए घर चाहिए, तो कहाँ जाएगा, तो वन को काटेगा, वन को काट के वो अपना मतलब प्राप्त करेगा। समझें, और भी मतलब खनन कार्य, बांधों का निर्माण वनों को क्या करता है जी, नुकसान पहुंचाता है। अब हमारे देश में कई अन्य कारणों से भी मतलब जंगल का सफाया मतलब किया जा रहा है। समझें, हमारे देश में वनों को मतलब क्या किया जा रहा है जी, बहुत सारे कारणों से यहाँ पे काटा जा रहा है ना। जैसे में वन विभाग की राजस्व वसूली की नीति, अवैधिक मतलब रूप से जंगलों में पेड़ की कटाई और कागज के लिए, है ना, लगभग कितना होता है जी, 17 पेड़ से 1 टन क्या होता है यहाँ पर जी, पेड़ बनता है, कागज बनता है। 17 पेड़ से 1 टन क्या बनता है जी, कागज का निर्माण होता है। तो समझ लीजिए 1 टन में क्या होता है, 17 पेड़ से 1 टन। तो ऐसा देखिए, जब संख्या बढ़ रहा था, बहुत सारा काम के लिए पेपर चाहिए, बहुत सारा पेपर चाहिए, तो उन पेपरों को यानी पेपर को प्राप्त कहाँ से करते हैं, तो पेड़ पौधे से ही करते हैं। तो पेड़ पौधे को काटना पड़ेगा, काटेंगे तब ना यहाँ से मिलेगा हम लोग को, है ना। तो पेड़ पौधे को काट कर लाते हैं और ला कर क्या करते हैं जी, यहाँ पर हम लोग
कागज बनाता था। इसका मांग बढ़ा तो पेड़ की कटाई और ज्यादा होने लगा। फिर उसके बाद क्या है जी, यहाँ पर वन प्रबंधन के प्रयास, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, भावी पीढ़ियों के लिए अगर पौधे और प्राणियों की तमाम विधियां प्रजाति का संरक्षण करना है तो हमें बाकी बचे हुए वनों को नष्ट होने से बचाना पड़ेगा। यानी भविष्य में, यानी आने वाले पीढ़ियों को हम लोगों को अच्छा मतलब प्रजाति यानी अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा मतलब पर्यावरण अगर देना चाहते हैं तो जितना भी वन है उन सबको हम लोग क्या करना पड़ेगा जी, बचाना पड़ेगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति बनाकर वन संरक्षण के निम्नलिखित प्रयास किए हैं, समझे। जैसे बचे हुए वनों का संरक्षण दिए हैं, है ना। वन की कटाई को विवेकपूर्ण बनाया है। इसके अंतर्गत वन में केवल उन्हीं पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाती है जो सूख जाते हैं, है ना। हरे पौधे को मतलब काटा नहीं जाता है, या जो पेड़ बूढ़ा हो चुका है, एकदम पूरा बूढ़ा हो चुका है ना, लगभग सूखने कगार पर है, उन पेड़ों को काटने की अनुमति है, हरे पौधों को काटने की अनुमति नहीं है। बंजर तथा परित भूमि पर क्या करना है जी, वृक्षारोपण भी करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्यावरण में वनों को बढ़ा सकते हैं और अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जनता में जागरूकता पैदा करना वृक्षारोपण के लिए। जब जनता जाग जाएगी तो क्या होगा, वृक्षारोपण ज्यादा हो जाएगा, और जब वृक्षारोपण ज्यादा होगा तो यहाँ पे वन मतलब ज्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, वन अगर ज्यादा होगा तो हम लोग का एनवायरनमेंट एकदम स्वच्छ रहेगा और स्वस्थ रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्र लगाने को प्रोत्साहन, है ना। ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो चूल्हा चौका पे नहीं, है ना, चूल्हा यानी लकड़ी उकड़ी न जला के उसको क्या है जी, बायोगैस के द्वारा मतलब वहां पे खाना बनवाया जाए, है ना, जिससे जलाऊ लकड़ी पेड़ की कटाई पर रोक लग सके, ठीक है। फिर क्या होगा कि रसोई घर की मतलब कनेक्शन उपलब्ध कराना, बांधों और तटबंधों तथा आपस के क्षेत्रों को वांछनीय यानी वांछनित बनाना, स्वयं सेवी संस्थाओं का यानी जो प्राइवेट संस्था है उन लोगों को प्रोत्साहन देना, है ना। तो ये सब कार्य मतलब जो है वन को बचाने के लिए किया जाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जी, अगले वीडियो में देखेंगे। फिर इसके बारे में हम आप लोग को यहाँ पर बता दे रहे थोड़ा सा, है ना, कि आजकल सरकारी कार्यक्रमों के अनुसार सड़कों, राजमार्गों और रेल लाइनों के किनारे पौधे लगाए मतलब जा रहे हैं, है ना। हमारी मतलब क्या है जी, आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ वायुमंडल को भी शुद्ध रखने में सहायक सिद्ध होगा, ठीक है। फिर क्या है कि भारत सरकार के द्वारा एक अमृता देवी बिश्नोई की याद में, अमृता देवी एगो पुरस्कार होता है, बिश्नोई पुरस्कार है, जो किसको मिलता है जी, वन जीव को जो संरक्षण करता है उसके लिए मतलब उसको मिलता है, ठीक है। यह पुरस्कार किसको मिलता है, वन जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो मतलब किसको दिया जाता है जी, जो वन जीव को सुरक्षित करता है, ठीक। अब उसके बाद देखो, कल हम तुमको बताए थे चिपको, यहाँ देखो अमृता देवी बिश्नोई के बारे में बतलाए थे ना, कि अमृता देवी बिश्नोई क्या किए थे, अमृता यहाँ पे वहाँ का मेवाड़ का राजा जो अभय सिंह जो थे 1700 कितना में जी, 1730 में, समझा ना, आज से कितना 250-300 साल पहले लगभग है ना, 270 साल पहले है। तो यहाँ पर देखो 270 साल पहले अभय सिंह के राज्य में, मेवाड़ में, वहाँ पे जो खेजरी नामक जगह है ना, राजस्थान में, वहाँ पर खेजरी बहुत, देखो स्थान का खेजरी क्यों रखा गया था, क्योंकि वहाँ खेजरी का पेड़ होता था, खेजरी का पेड़ है ना, फल नहीं है, खेजरी फल नहीं रहता, पेड़ रहता है इसमें खेजरी, हाँ। अब उसके बाद देखो, अब खेजरी से क्या होता था ना, ये देखो यहाँ पर ये अभय सिंह जो बोले कि जाओ हमको फूल महल बनाना है ना, तो फूल महल बनाने के लिए वो क्या बोले कि जाओ तुम्हें खेजरी का पेड़ काट के वहां से ले आओ।
तो यहाँ से सैनिक गए, है ना, सैनिक गए और वहाँ के जो सेनापति उनका थे वो गए, मंत्री सब गए और जाके वहाँ से पेड़ काटना शुरू किए। वहाँ पे पता चल गया किसको जी, अमृता बिश्नोई को। किसको पता चला? अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है, पता चल गया इनको। अब इनको पता चल गया कि वहाँ पेड़ कटा रहा है पूरा, और बहुत सारा पेड़ कटाएगा क्योंकि महल बनाना है, फुल महल बनाना है, तो बहुत सारा पेड़ कटाएगा। अब यहाँ पे ये गए बेचारी, बोले पेड़ को मतलब काटने के लिए मना किए, लेकिन जो है जो सेना जो था, जो सैनिक जो था और जो भी काटने वाला था ना, आई जो मंत्री जो था ना, वो माना नहीं, और फिर क्या किया जी, वहां पर ये मतलब पेड़ काटते रहा। जैसे ही इनके माना करने पर भी नहीं माना, तब क्या किए ना कि ये जाके पेड़ से ही क्या कर लिए जी, चिपक गए, है ना, पेड़ को ही क्या कर लिए, आलिंगन कर लिए। अब उसके बाद जो है ना, ये बोले, अमृता देवी बिश्नोई बोले कि ठीक है, अगर तुम पेड़ को काटोगे तो पहले हमको तुमको काट के ही पेड़ को काटना पड़ेगा, ऐसे तुमको नहीं काटना पड़ेगा, है ना, हम तुमको ऐसे काटने नहीं देंगे, समझा। और इनका देखा देखे इनका 3 गो बेटी थी। क्या गो थी जी? 3 गो बेटी, एगो पति है, तो तीनों बेटियन क्या हो गई, जाकर यहाँ पे चिपक गई। इतना निर्दयी था कि सबको खत्म कर दिया, तब ये पेड़ काट ही लिया, समझा। क्योंकि ये बोले थे कि मेरे जीवन, देखो एक पेड़ कटने का मतलब है कि एक जीवन से, देखो ये बोले ना कि एक पेड़ का मूल्य एक जीवन के बराबर है, यानी मैं हमको मार दो और उसके बाद इस पेड़ को काट लो। अब बात भी सही किया, मार के इसको काट लिया। अब जैसे ही देखो इधर ये मरी, इनका बेटिया सब मरी ना, अब पूरा होता है कि भाई देखो, एगो बड़ा आदमी के मारला पे तो थोड़ा सा आदमी शांत रहता कि चलो कुछ अति हुआ था, छोटा छोटा लड़कन के मारना दम कोई भी आक्रोश से भर जाएगा। अगर कोई ऐसे बिना मतलब कोई किसी को मारे, छोटे बच्चे को, तो जो नहीं लड़ता है ना वो भी उसके लिए लड़ जाएगा, है ना। तो अब क्या हुआ कि पूरा गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होकर क्या किया जी यहाँ पर कि मतलब सब लोग मतलब इनका देखा देखी सब क्या कर लिए, पेड़ को आलिंगन सबको लगभग ये काटना शुरू कर दिया। उधर नहीं, उधर ही होगा, उसमें चाहे उधर, इसमें था सब, चाहे वहां तक होता नहीं, वहां नहीं। चलो इधर देखो, तो फिर यहाँ पर क्या हुआ जी कि यह जो थे ना, यहाँ पर देखा देखी सब लोग ऐसी करने लगे, और यहाँ पे बिश्नोई वहां पे ना खेजरी में कितना जी, लगभग 363 गो आदमी को क्या हो गया, कत्ले आम कर दिया गया, समझा, मार दिया गया। अंततः जाके सैनिक लोग ही अपना तलवार जो भी ले ले थे काटने वाला पेड़ को, वो रख दिए। एगो रख दिया, कहा ना कि अब हमरा से ये नरसंहार नहीं होगा, समझा। अब यहाँ पर जो है, अब थी बेचारा रोने लगा बोल के सब, तो बोला जो सेनापति था ना, बोला कि इसको गिरफ्तार कर लो। जैसे ही गिरफ्तार करने का ऑर्डर मिला, सब सैनिक जो है अपना हथियार छोड़ दिया, बोला कि हम भी नहीं करेंगे। ये बात चल गया राजा के पास, राजा भी गया। राजा क्या किया जी वहाँ पे ना कि वो जाना, इतना मर्डर मतलब सुना बात, ये सब बात जब जितना पूरा बात जो था वो सुना, और सुन के आगे मतलब वो आया और ताम्र पत्र पर वो क्या कर दिया, लिख दिया कि आज के बाद कोई भी खेजड़ी का पेड़ नहीं काटेगा, ठीक। और आके अपना दम माथा झुका के और गांव वालों से माफी मांगी, समझा। और आज भी खेजड़ी का पेड़ वहां पे काटा नहीं जाता है राजस्थान। देख रहा है कितना कत्लेआम, कोई के मूड़ी काटल है तो हाथ काटल है तो पूरा दम कत्लेआम है खाली, है ना। तो ऐसा मतलब बहुत हुआ, देखो कितना का मूड़ी काट दिया गया, अथी कर दिया गया, है ना। अब देखो, अब यहां से तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा खत्म हुआ क्या, आंदोलन वाला था। अब यहाँ पे लगले हम चिपको आंदोलन खत्म कर दे रहे हैं।
देखो इसी के आधार पर, इसी से प्रेरित होकर 1970 में भी क्या हुआ ना कि सरकार द्वारा जो काटा जा रहा था, पेड़ पौधे काटा जा रहा था, तो वहां पे उत्तराखंड में कुछ रोड या कुछ बनाने के लिए काटा जा रहा था, समझा। तो वहां पे भी वहां के जो वासी जो थे ना, तो वो काटने नहीं दे रहे थे पेड़ को, समझा। क्योंकि हम भाई जंगल में रहते हैं, पहाड़ी इलाका में रहते हैं, पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हम लोग का जीवन भाई कैसे रहेगा, है ना। यहाँ के बहुत सारा जीव जंतु जो है वो सब क्या होंगे, वो सबको घर नहीं मिल पाएगा, नहीं जंगल रहेगा। तो अब उसके बाद जो हुआ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब जैसे ही वहाँ पे सरकार, वहाँ का जो था ठेकेदार ये सब जो था ना, तो ठेकेदार सब ऑफिसर सब मिल के प्लान बनाया कि देखो क्या करना है ना, कि जितना भी वहाँ के जो मर्द लोग हैं, जेंट्स लोग हैं, वो सब चले जाएंगे जब काम उन पे ना, तब हम लोग जाएंगे यहाँ से और वहाँ से काट के पेड़ और आराम से चले आएंगे। लेडीज लोग रहेगी, वो क्या करेगी, वो कुछ नहीं कर पाएगी। अब यहाँ से क्या हुआ कि मतलब ये सब औसी दम प्लान बनाया और ठेकेदार को बता दिया गया, ठेकेदार प्लान पे काम किया गया और वहां पे जाके पेड़ को काटना शुरू कर दिया। अब देखो पेड़ काटेगा तो वहां पे तो हलचल तो होवे करेगा, है ना। हलचल हुआ, पेड़ मतलब धड़ाम से गिरा तो आवाज हुआ, गांव वाले लोग जाने, तो उसमें थे वो गौरा देवी, क्या नाम था जी, गौरा देवी, है ना। गौरा देवी वहां से मतलब आई, जंगल में आई और आके मतलब क्या करने लगी, बोले कि नहीं आप पेड़ को काटिएगा। तो भाई मतलब बहुत सारा पहले बात हुआ, तो नहीं माना ठेकेदार, तो अमृता देवी बिश्नोई ये सब कहानी सुन लेता, है ना। उसी के आधार पर ये लोग पेड़ से चिपक गए, समझा। और ऐसे करके वहां के जितने स्थानीय थे, देखा देखी सब स्थानीय लोग चिपक गए पेड़ में, समझा। वही क्या हुआ यहाँ पे चिपको आंदोलन, और इतना लोग चिपक गया ना, तो ठेकेदार का मतलब क्या हो गया, यहाँ लोकतंत्र था ना जी, वहां तो राजतंत्र था, तो चलो भाई कोई बात नहीं है, हमारे राजे है ना, तो कुछ नहीं होगा। यहाँ तो लोकतंत्र है, यहाँ जज साहब क्या कर देंगे, चढ़ा देंगे सूली पर, है ना। तो ये लोग ठेकेदार लोग जो हैं वहां से उन लोगों से मतलब भयभीत होकर और हार कर वहां से चले आए, बोले कि नहीं चलो भागो यहाँ से, नहीं काटो ना, तो ये सब फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर मामला बिगड़ जाएगा। वहां से चला आया लोग, समझा, और आ गया ना। तो फिर वहां से क्या हुआ कि वहां पे जो है सरकार के खिलाफ में और वन को बचाने के लिए चिपको आंदोलन वहां पे चला। और ये चिपको आंदोलन, सुनो, चिपको आंदोलन जो है बहुत मतलब आगे में चलते रहा, समझा। फिर ओकरा में तुम सुनेगा सुंदर राम बहुगुणा, है ना, सुंदर लाल बहुगुणा, है ना, वो जो है उनके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को चलाया गया। और सरकार भी इसको जाना और जान कर क्या किया कि पूरे मतलब वन को और वन में रहने वाले जीवों को संरक्षण देने का काम किया, समझा। तो याद रखना सुंदरलाल बहुगुणा इसमें ही पूछता है, ठीक। और अमृता देवी बिश्नोई गौरा देवी के बारे में पूछता है, समझा ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, तो हम यहाँ पढ़ के यहाँ पे खाली निकल जा रहे हैं, इतना लगभग तुमको कहानी पूरा हम बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पढ़ के निकल जा रहे हैं, कुछ पॉइंट का छूटल होगा हमको बोलने में, तो ठीक है। वन निवासियों का वनों के प्रति भावनात्मक लगाव आज भी बरकरार है। अब मान लो कि तुम्हारे ही क्षेत्र में दिखता है, बहुत सारे लोगों में नहीं होता है कि वो लोग वन को सेव कर सके, लेकिन बहुत सारे लोगों में ऐसा भी होता है ना कि अगर उनके सामने पेड़ कटता है तो उसका विरोध करते हैं वो लोग, समझा। और विरोध करना भी चाहिए, हरा पेड़ को कभी काटने नहीं देना चाहिए, भले का है ना हमारे खेत में ना हो, तोरे खेत में हो, लेकिन कभी भी हरे पौधों को नहीं काटने देना चाहिए। हम जान रहे हैं कि अगर तुम कहेगा कि मत काटिए, तो वो कहेगा तुर हवा हमारे खेत में हम कुछ करते हो, मतलब बोला कि भैया ठीक है, आपसे हमको मतलब नहीं है, आपके खेत से मतलब नहीं है, हमको ये पेड़ से मतलब है। एक पेड़ का जीवन का मूल्य एक आदमी के जीवन के मूल्य के बराबर होता है ना। और जब एक पेड़ मरेगा तो एक आदमी का मतलब जीवन यहाँ पे घटेगा, तो इसके लिए और यहाँ पर्यावरण खराब होगा, इसके लिए हम आप लोग को नहीं काटने देंगे, ये मेरा मतलब घोर विरोध है, समझा।
लेकिन हम जानते हैं कि गांव देहात में बोलेगा 4 था पर ले लें ढेर मानो, है ना कालीचरण, बस सही है ना। है अब उसके बाद देखो पढ़े लिखे के तो 22.5 है का, पढ़े लिखे में तो एकदम चौपट चपाट होला तू लोग सब, है ना। कोई 50% पार कर देता हल तो बहुत हल। अब यहाँ देखो संरक्षण मतलब देना क्या है, वह अति वनवासी ही ऐसा मतलब कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 1970 के दशक में गढ़वाल उत्तराखंड में जो गौरा देवी वाला कांड हुआ था, चिपको आंदोलन ना, कहाँ से हुआ था जी, गढ़वाल उत्तराखंड के पहाड़ों पर स्थित रेनी ग्राम, याद रखना कहाँ जी, गढ़वाल में, उत्तराखंड के मतलब गढ़वाल जिला में क्या जी, रेनी गांव में, समझें, इमारती लकड़ियों का ढेर क्या है, ठेकेदार के हाथों वनों का विनाश करने के लिए स्थानीय स्त्रियों ने पेड़ से चिपक कर आंदोलन किया था। याद रखना कहाँ पे, उत्तराखंड के गढ़वाल में, गढ़वाल में कौन सा गांव, रेनी गांव। वहां पे कौन पहले आगे आई थी, गौरा देवी। कौन आई थी जी, गौरा देवी। अब उसके बाद देखो फिर यहाँ पे क्या है कि 3 सदी पूर्व राजस्थान के खेजरी गांव में, ये तो बता चुके हैं जी, अमृता देवी वाला है ना, खेजरी वाला में तो पूरा ये बता दिए हैं। ठीक, देखो इस आंदोलन का समर्थन सुंदरलाल बहुगुणा और क्या है, चंडी प्रसाद भट्ट जैसे लोगों ने किया। वन विनाश के विरोध में चिपको कार्यकर्ताओं ने हिमालय क्षेत्र में लंबी लंबी पद यात्राएं किए, समझा। यह लोग जो हैं सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, ये सब मिलकर जो हिमालय वाला जो क्षेत्र था ना, ओकरा में पद यात्रा किए वन को बचाने के लिए, समझा। और इसी से क्या हुआ मतलब जी, भारत सरकार को यहाँ पे, वो घर इंदिरा गांधी के सरकार था, समझा ना, उसी घर यहाँ पे क्या बन गया था कि मतलब हमको जो है इसी घड़ी भारत सरकार के द्वारा जो है ना वनों को संरक्षण करने के लिए, वन जीवों को संरक्षण करने के लिए व्यवस्था मतलब बनाया गया, समझा। इस आंदोलन ने ठेकेदारों को हरे भरे वृक्षों काटने से रोका था, है ना। सरकार और आम नागरिकों का ध्यान पर्यावरण सुरक्षा के लिए बढ़ा। देखो अगर पर्यावरण को बचाना है तो सरकार खाली गाइडलाइन दे और उसके बाद हर एक जनता को जागरूक कर दे, उसके बाद जो है ना पर्यावरण खुद बच जाएगा, किसी को मतलब बचाने की जरूरत नहीं है, समझा। क्यों, क्योंकि देखो तुम एक आदमी कितना भी कुछ कर ले कुछ नहीं होने वाला है, सरकार कितना भी कुछ कर ले कुछ नहीं होने वाला है ना। क्योंकि जब तक हम अगर न सुधरेंगे तो सब नहीं सुधरेगा, ठीक है। अब देखना बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि खाली हमरा ही करे से हो जाएगा, बात सही है, खाली हमरे करे से सब हो जाएगा, समझा। क्योंकि यहाँ पे सब लोग क्या हैं जी, सब लोग हम हैं, सब लोग तुम नहीं हैं। क्या तुम है, क्या तुम हम हैं, नहीं ना, हम तुम है नहीं ना, तुम अपने लिए हम हो, तुम्हें अपने लिए हम हो और हम भी अपने लिए हम हैं। अगर सब लोग यही सोच ले कि हम ठीक हो जाएं तो सब लोग ठीक हो जाएगा। हम अगर खाली ये सोचे कि ना तुम ठीक हो वो, तो तुम भी तो सोचा कि तुम ठीक हो वो, तो ना हम सोचे तुम ठीक हो वो तो तुम ठीक होगा नहीं, और तुम्हारे लिए फिर हम ठीक होंगे नहीं, समझा। तो तुम नहीं, पहले अपने आप को, यानी हम ठीक हो गए तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा जी, पर्यावरण को बचाना है तो क्या होना पड़ेगा, हमको ठीक होने पड़ेगा, उसके बाद सब क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक। अब देखो वन्य जीव, तो वन्य जीव में क्या है जी, देखो यहाँ पर वन्य जीवों के संगठन क्या है, सघनता घटने तथा उनके क्षेत्र फल की कमी होने से वन्य जीवों का जीवन संकट में है। अब जैसे ही क्या होगा जी, पहले था कि 100, 200, 500, 1000 एकड़ में जंगल है ना, 2-2000 एकड़ में जंगल है। अब वो जंगल जो हो गया 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ में जंगल अब है। तब 50 एकड़ में कितना दूर तक रह पाएगा शेर, बाघ, चीता। अगर 2000 एकड़ में जंगल है तो बहुत बड़ा
जमीन है, ओकरा में बेचारा यहाँ से वहाँ से ज़्यादातर थक जाता है, आराम से वही जंगल में रहता है, समझा। लेकिन अब वही सीमित होकर 20 क्या बोले होते उसको, एकड़ है ना, 20 एकड़ मतलब में अगर रह जाए 200 एकड़ 20 एकड़ में हो जाए अब, तो क्या हो जाएगा, अब ये शेर को रहना बेचारा का संकट हो जाएगा। वो आ जाएगा रोड पर, और जैसे ही वो रोड पर आएगा तो लोग क्या कर देगा, उसको मार देगा, समझा ना। तो पहले ही मनुष्य मनोरंजन के लिए, देखो अब पहले में राजा लोग जाते थे ना, तो क्या करता था सब जी, चलो शिकार खेले, है ना, और शिकार खेले जाके पूरा क्या करता था लोग, जंगली जानवरों को मारा करता था, समझा, है ना। आपका समझी कहा रहा है। फिर जीव जंतुओं के खाल सिंह, जैसे देखो खाली वो है घर ना, जब देश आजाद हुआ ना, तो वो घर मतलब क्या करता था लोग, शिकार खेलता था। जो अंग्रेज आया सब वो घर जाके क्या करता था, सब शिकार खेलता था, और शिकार खेल के पूरा मतलब जानवरों को मारता था। अब बहुत सारे लोग बीच में हो गया था ना कि ओकर खाल उधेर के बेचो, शेर को मार दो, उसका खाल उधेर लो, खाल उधेर के उसको बेच दो मार्केट में। अब बड़ा महंगा बिकता था। दांती के नहीं, हाथी के, है ना, हाथी के दांत है ना, बरसिंघा के कहते जी, सिंघवा जो है वो सब बिकता था महंगा। फिर कौन है, गेंडा होता है, गेंडा के ना आगे रहता है, सिंघवा रहता है, ओकर सिंघवा महंगा बिकता है। तो इन सब चीजों को बेचने के लिए क्या हुआ, सब शिकार करते रहे, है ना। वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण के कारण तेजी से क्या है, निर्वनीकरण हुआ, यानी निर्वनीकरण के कारण उन्हें प्राकृतिक आवास समाप्त हो गए। परिणाम स्वरूप अधिकांश वन्य प्राणी लुप्त हो गए हैं, है ना, और कुछ जो है लुप्त होने के कगार पे पहुंच गए हैं, है ना। कोई गिद्ध देखा है अभी तक? गिद्ध कैसा होता है जानता है? नहीं ना, गिद्ध देखा भी नहीं होगा तुम लोग, समझा। हम भी बहुत सारा गिद्ध नहीं देखे हैं, बहुत सारा ऐसा पक्षी है जो हम भी नहीं देखे हैं। क्यों? प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ेगा, वन घट रहा है, जहां पे वो लोग रहता था वहां उस एरिया को उजाड़ दिए हम लोग। अभी देख रहा था ना कुछ समय पहले, थी कहाँ पे, हैदराबाद में पूरा वनवा काटा जा रहा था, है ना। बताओ कितना घटिया सरकार है, कोई के सरकार रहे, समझा। जो काट रहा था, जो वन को विनाश कर रहा था, वो कितना घटिया मुख्यमंत्री था पहले, बताओ। सीधे आदेश दिया कि जाओ काट दो, है ना। कितना ओकरा में लोग था, कितना जीव जंतु था, समझा। अब उसके बाद देखो भारत में वन्य जीवों का प्रबंधन, भारत में वन जीवों का प्रबंधन कैसे हुआ, देखो हमारे देश में वन्य यानी प्रमुख वन्य प्राणी शेर, बाघ, चीता, हाथी, सफेद शेर, क्या है, कस्तूरी मृग, बरसिंगा, काला मृग, नीलगिर, क्या है, लंगूर, मगरमच्छ, घड़ियाल, स्वर्ण लंगूर, बहुत सारा है, मतलब यहाँ पे इत्यादि जितना है कि मतलब अरे बोले जीव जंतु थोड़ी ना छोटा समय है ना, तो बहुत बड़ा उसका संख्या है जी। तो यहाँ पर जो है इतना मतलब लगभग खाली बताया है, और फिर इत्यादि मार दो, आदि मार दो, बहुत सारा है जंगली जीव, है ना, जो कि जंगल में ही रहते हैं, और हम लोग जो है वो जंगल को ही बर्बाद करने के ऊपर लग गए हैं। तब क्या होगा जी, वो सब आएगा इधर में है ना, कुछ बेचारा मर जाएगा तरफ के, कुछ क्या हो जाएगा, धक्का लग के मर जाएगा। आए दिन तुम देखेगा जो हाईवे हुए होता है ना, उस सब पर जंगली जानवर जो है मरा हुआ रहता है, समझा। जैसे में कोई नीलगाय है, तो नीलगाय जो रहता है वो भी बेचारा जंगली है, तो अगर हाईवे देने जाएगा ना तो उस रोड क्रॉस करते रहता है, तो रोड क्रॉस करने में कितना नीलगाय जो होता है बेचारा को धक्का लग जाता है, मर जाता है, समझा। ऐसे एक बार हम आ रहे थे यहाँ से, कलकत्ता से आ रहे थे, बाइक से आ रहे थे, बाइक से नहीं, अरे कुछ बोले थे उसको, गाड़ी से आ रहे थे, चचका से आ रहे थे। तो आ रहे थे ना, तो उधर से आ रहे थे, तो लगभग वही पार किए थे ना, जैसे झारखंड में प्रवेश किए थे, समझे ना। तो जैसे झारखंड में प्रवेश किए, तो वहाँ पे जैसे पहुँचे ना, आगे महते को पुल से उतर रहे थे ना, तो पुल पर एक गाय मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था,
अथी था, मतलब बछुड़े टाइप का था, है ना। आ एगो 2 चक्का वाला, दोनों मार के एकदम गिरल है, समझा। दोनों मार के गिरल है। अब बेचारा उसका पूरा फटल था गोरवाई सब, और गैया बेचारी कर रही थी, समझे ना। तो हम लोग फिर वहाँ गाड़ी रोके, हाँ गाड़ी रोक के, हाँ पहले वो आदमिया के हटाए, समझा। अब फिर उसको नहीं हटा रहा था, तो हम मास्टर गए, आई सब जाके, अब 2-4 गो वहाँ के आदमी वो गैया को भी अलग किए, ट्रकवा के हाथ ऐसे दिए ना कि रुकिए इसे, कि इसको हटाना है, नहीं रुका, सुराख से पार कर दिया, हम सीधे हटे तो मार खत्म कर दिया, समझा। फिर हम लोग वहाँ के अवसर लोग मतलब जुट गया था, तो सब मिल के गैया को टांग के उधर साइड कर दिए, समझा। आ वो आदमिया फोन उनका घरे किए फोन ना, हमारा दे दिया, वो आदमिया के थी, मतलब ले लिया हम फोनवा कर, आप नंबरवा लगा दिए, तो सब बंगाली बोले छे, बंगाली बोलते बारो थी, पारो ऐसे कुछ बोलता है सर। अब बंगाली बोल रहा था, हमारा समझ में नहीं आ रहा था, समझा। अब वो कुछ बोल रहा था, हमें उतना पता नहीं चला। फिर हम कहा कि वो आगे जो स्थानीय वहाँ लोग आदमी था, पूछे कि आपका घर कहाँ है, मतलब कि मेरा घर बगले में, तो लीजिए तो बात कीजिए। तो बात क्या बात क्या पता नहीं हमको चला, लगले हम सब एम्बुलेंस के फोन किए, आप फोन करके वहाँ पे उस आदमी को खाली दबा दिए, और फिर वहाँ से हम लोग चले जाए, समझा। तो अब देखो, तो वो जानवर जो था वो छूटा छोड़ा था, है ना, उसको बांध कर रखना चाहिए था, वो जंगली जानवर नहीं था, हम लोग कहाँ से, वो याद आ गया तो बोल दिए। उसी प्रकार देखो, उसी प्रकार जो यहाँ पे भी बहुत सा जो चीता होता है सब जो है ना, ट्रक टकरा गया तो ट्रक से टकरा गया, तो गाड़ी से टकरा गया, बहुत सारा शिकार कर लिया, ऐसे करते करते सबका जीवन जो है वो मतलब बहुत कम हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर संख्या इस सबका बहुत कम हो गया। भारत में 1970 के वन्य जीव एवं प्राकृतिक संरक्षण वर्ष मनाया गया था। 1970 में जब ये चिपको आंदोलन हुआ, उसके बाद जो है उसी वर्ष में वन्य जीव प्राकृतिक संरक्षण वर्ष वहां पे मनाया गया था। देश में पशु पक्षियों की सुरक्षा हेतु कई वन विहार, राष्ट्रीय उद्यान, प्राकृतिक क्षेत्र की स्थापना की गई, है ना। वन विहार तथा राष्ट्रीय उद्यान वन्य प्राणियों को उनके आवास के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराता है। जो वन विहार है ना, सो घेर दिया गया, वहां पे सब जितना है प्राकृतिक चीज है सब ओकरे में सब रहेगा, है ना। राष्ट्रीय उद्यान ये सब में क्या रहता है जी, एकदम प्राकृतिक का वहां पे अनुभव होता है। बस ये हो गया कि खाली सरकार द्वारा मान्यता मिल गया कि अगर कोई इसको अगर काटेगा इसमें से पेड़ या कोई जंतुओं को मारेगा तो उसको क्या होगा जी, सजा मिल जाएगा, सजा मिलेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगा, है ना। तो इस प्रावधान बन गया था। अब उसके बाद देखो, तुम नाम सुना होगा इस सबके, काजीरंगा, है ना। जिम क्या है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है ना। ये सब राष्ट्रीय उद्यान है। फिर क्या है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। काजीरंगा कहाँ है जी, असम में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्या है जी, मध्य प्रदेश में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान क्या है जी, पश्चिम बंगाल। सब याद रखना, ठीक है। इनमें किसी भी जंतु का शिकार करना, पकड़ना अथवा तंग करना दंडनीय अपराध है। अगर करोगे तो क्या होगा भाई, जेल जाना पड़ेगा तुमको, समझा ना। शेर, मगरमच्छ, हिरन, क्या हिम तेंदुआ आदि जानवरों को बचाने के लिए मतलब ऐसा शुरुआत किया गया था। क्या कितना दिन ला, अब वो सरकार तय करे कितना मतलब जाएगा। हाँ 70 में, 73 में। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर आगे तो ये क्या था हम लोग पढ़े, तो यहाँ पर वन जीवन इस सब के बारे में पढ़े कि वन जीवन कैसे सुरक्षा उसको मतलब करेंगे हम लोग, है ना। देखो हम 100 बात की बात बोलते हैं कि जब तक पब्लिक नहीं होगा जागरूक तब तक कुछ नहीं होगा, समझा। और हमारे देश में पब्लिक को जागरूक करने के लिए उसको पढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी,
पढ़ाना पड़ेगा, उसको शिक्षित करना पड़ेगा, है ना। हाँ तो वो तो सरकार की योजना है, ये है कि सबको क्या करो, मूर्ख रखो, अपना वोट बैंक बना लो, समझा ना क्या। हाँ हिंदू मुस्लिम बन जाओ, हिंदू बन जाओ तुम मुस्लिम बन जाओ, आपस में लड़ो, हम आएंगे थोड़ा देने से दो चार को प्रोत्साहन दे देंगे, उसके देने से दो चार को क्या कर देंगे जी, प्रोत्साहन दे देंगे, तुम्हारा भी वोट हमारा, उसका भी वोट हमारा, हम यहाँ के बन गए क्या, राजा, काम खत्म, समझा। तो ये सरकार के क्या है जी मंशा, सबसे खराब का सरकार अभी जो है, अभी तक के सबसे खराब का जो प्रधानमंत्री बना है वो है नरेंद्र मोदी। एक को प्रेस क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है ना। उसके बाद अभी सदन में से गायब रह रहे हैं, काहे भाई, हम गेलुआ रीजन देते हुआ कि गेलुआ कम घूमे, हमारा सदन चल रहा था, पहले हमारा अपने देश के देखिएगा कि पहले विदेश में घूमिएगा, है ना। ये प्रधानमंत्री जो है ना अब क्या हो गए हैं, अपन जीवन के लास्ट चरण पर हैं, वो देख रहे हैं कि मेरा लास्ट टर्म है, ई बार हमें अपन जितना सुख है सब भोग ले ही, और बात तो रिटायर हो रहे, अगला बार थोड़ी ना इनका प्रधानमंत्री कोई बना रहा है, नहीं बनेंगे, है ना, नहीं बनेंगे। और क्या ये जो एक्सपायर हुई है ना, अब उसके बाद देखो अब क्या है ना कि इनका एज भी एक्सपायर है, और उसके बाद जो है ना, उसके बाद जो है इनका काम अच्छा नहीं चल रहा है, ये बेचारे खाली वही से सोच रहे हैं ना कि चलो सब विदेश घूम लेते हैं लास्ट बारी, फिर थोड़ी ना जाने को मिलेगा, अपन पैसे से कहाँ जाएगा बताओ। हमारे देश में नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है, इनको 1000 करोड़ रुपया खर्चा करने के लिए है, किसमें, पर्यटन यानी घूमने में, इनको 1000 करोड़ रुपया मतलब घूमने में इसको लगता है लगभग, उनको घूमने के लिए पैसा है लेकिन नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है। अभी एसएससी प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें उनको सुनने के लिए टाइम नहीं है, घूमने के लिए टाइम उनको है, संसद में बैठने का टाइम नहीं है उनको, समझा, लेकिन घूमने के लिए उनको टाइम है। लगले वहां से आएंगे तो लगले बिहार आएंगे, वो बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए उनके पास, प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार करने के लिए टाइम है, लेकिन उनके पास एसएससी और स्टूडेंट और छात्रों लोगों का आवाज सुनने का मतलब है, यानी उनके बात को सुनने का टाइम उनके पास नहीं है ना जी। जैसा हमारे लोग का प्रधानमंत्री है, आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। आज जब देखना एगो अमित शाह का देख रहे थे इंटरव्यू, हम देख रहे थे उनको में जब तीखा सवाल पूछा जाता है ना तो कहते हैं कि कांग्रेस से कहने पूछते हैं, भाई जब कांग्रेस खराब था तब ना हम आपको लाए हैं, कांग्रेस खराब था तब ना हम आपको लाए थे, आपको हम क्यों लाए थे, कांग्रेस से पूछने के लिए, आप 11 साल रह गए ना, तो अब आप हमको जवाब दीजिए। तो सीधे कुछ कोई बात है तो कांग्रेस पर, अरे भाई जो कांग्रेस खराब कर रहा था आपको लाए कि आप अच्छा कीजिएगा, आप भी उसको से भी घटिया कर रहे हैं, आप किसको वोट देंगे, फिर से जाना पड़ेगा पीछे, है ना। तो अब की बार तो हमदम सरकार बदलना चाहिए, इस बार भी बिहार में सरकार बदलना चाहिए, किसी का भी आए लेकिन बीजेपी और जेडीयू का सरकार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है ना 71 करोड़ का घोटाला कर चुके हैं। नीतीश जी को नहीं पता है, सम्राट जी सब कर रहे हैं। और देखो ये लड़का सुरेंद्र, यह जो बात है ना, ये कोई ऐसे ही नेता होता नहीं कहा है, एक होता है कैग, CAG कैग, है ना, कैग बताया है। और कैग जितना भी होता है, जितना भी तुम्हें पैसा खर्चा करेगा ना, सरकार का ब्यौरा वो रखता है। सीधे बोला कि बिहार से 71,000 करोड़ का ब्यौरा हमको नहीं मिला है, कहाँ खर्च किए, सब घोटाला कर गए। शिक्षा पे 18% GST लगा कर बैठे हुए हैं, लेकिन वहां पर क्या कर रहे हैं, वहां पर वो जो है शिक्षा को फ्री नहीं कर रहे हैं, 18% GST लगा कर बैठे हुए हैं, समझा। और उसके बाद जो है ना वो पैसा घोटाला कर जा रहे हैं। शिक्षा पे ज्यादा पैसा खर्चा बिहार सरकार में ना, शिक्षा पर दिखाया गया कि ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, लेकिन आज भी सरकारी स्कूल का ऐसा है थी कि न वहाँ का बिल्डिंग बढ़िया है, न वहाँ पे टीचर का मतलब व्यवस्था बढ़िया है ना। टीचर भी देखो, टीचर भी कोई वहाँ पे है ना, तो उन लोग का इतना एक्स्ट्रा काम दे दिया जा रहा है तो बाहरी काम से बेचारा परेशान रहता है, क्या पढ़ाएगा वो, बाहरी काम उसको इतना है ना, वोटर लिस्ट करो तो ये करो तो वो करो, लगले इलेक्शन आ रहा है तो वहां पे जाओ, ये करो,
अब वो लोग परेशान इतना है कि मतलब पढ़ाए तो क्या पढ़ाए। 2 दिन पढ़ाता है, 2 दिन के बाद देखो सरकारी काम आता है, नया टॉपिक शुरू कर रहेगा बेचारा को, फिर चल जाना पड़ता है, मन नहीं लगता है। एक टॉपिक जमाया तो कम से कम 10 दिन चल, जो चैप्टर चल रहा है 10 दिन, तो 10 दिन रहेगा तब ना। तो ऐसा हो रहा है, सरकारी काम को ऐसा छुट्टी नहीं दे रहा है, अब पैसा सब घोटाला करके बैठ जा रहा है, समझा। तो कभी भी देखो कोई जन सुराज आए या कोई भी पार्टी आए, है ना, आरजेडी का नाम लेंगे तो कहेंगे अहिर है तो तू बोलते है ना, तो कोई भी पार्टी आए, लेकिन कभी भी भाजपा और जेडीयू नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कहाँ कोई निमन नेता है, नाम बताओ कोई के, सम्राट चौधरी। हाँ, अगला बार देखो हम कहाँ कर रहे हैं, सरकार हमेशा देखो, सरकार हमेशा अभी बोल रहे हैं, अभी फिलहाल वाला बोल रहे हैं ना, फिलहाल में बोल रहे हैं, फिलहाल में बोल रहे हैं कि ये नहीं अच्छा है, ठीक। और देखो अगला बार जब कोई आएगा बढ़िया नेता तो उसको देंगे। नरेंद्र मोदी को क्यों वोट दिया गया था, वो गुजरात में अच्छा काम किए थे, उसी के आधार पर दिया गया था। खराब हो गए, इनको भी नहीं मिलेगा। राहुल गांधी मान लो कि अगला बनेंगे, तो अगर वो अगला बनेंगे तो वो भी अगर खराब काम करेंगे तो वो भी चल जाएंगे घरे, समझा, ठीक। अब यहाँ पर देखो हिमाचल प्रदेश में कुल्हा, हम हिमाचल प्रदेश में कुल्हा एगो होता है, कुल्हा, समझा। कुल्हा एगो मतलब नहर जैसे कैसे बनता है, वैसे यहाँ डैम जैसे मतलब बना हुआ था 400 साल पहले, आज से 400 साल पहले, लगभग 1600 ईस्वी में, है ना, के पूर्व हिमाचल प्रदेश में कुछ पहाड़ी भागों में सिंचाई के लिए एक स्थानीय व्यवस्था मतलब की गई थी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी, कुल्हा। आज 400 साल पहले जो है पहाड़ी इलाकों में, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाकों में एक व्यवस्था किया गया था। उस व्यवस्था में क्या बनाया गया था जी, कुल्हा, समझा ना, ठीक है। देखो पहाड़ी के जल स्रोत को लोगों द्वारा बनाए गए नालों से जोड़कर पहाड़ी के नीचे स्थित कई गांवों में सिंचाई के लिए ले जाया जाता था, समझा। जैसे पहाड़ से पानी गिर रहा है, अब ओकरे में से जो है जहाँ पानी गिर रहा है ना, है वहीं पे मतलब बना दिया गया था कुल्हा। अब ओकरे में से जो है ना आगे में है मतलब सिंचाई, खेतों के सिंचाई करने के लिए पानी को उधर में है ले जाया जाता था, समझा। और याद रखना एकरा में एगो समझौता हुआ था कि नहीं, बाढ़ नहीं आता, हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश की बात है, नहीं आता बिहार में, समझाओ। अब नहर बन गया है, ये 400 साल पहले था, अब नहीं है इला, ठीक है। अब सुनो उसके बाद, सुनो एकरा में, सुनो ना पहले धरे, यहाँ पर एगो समझौता हुआ था। ये समझौता हुआ था कि जो दूर वाले गांव हैं वो पहले सिंचाई करेंगे और जो पास वाले हैं वो बाद में करेंगे। क्यों, अब मान लो कि यहाँ से हम पानी छोड़े वहां तक, मान लो ये नहर है, पानी छोड़े यहाँ से, यहाँ पर पूरा नदी है, पानी छोड़े, अगर यहीं पे हम काट कर इधर कर लेंगे पानी, तो आगे जा पाएगा उतना तेजी से नहीं जा पाएगा, और बहुत सारा खेत क्या हो जाएगा, इधर पड़ित रह जाएगा, नहीं सिंचाई होगा। तो इसलिए पहले क्या होगा, पहले डायरेक्ट पानी जाएगा उधर। अब पानी जाएगा तो इधर तो भर न रहेगा जी, अब भर रहेगा तो आराम से इधर वो हो गया, तो अब इधर वाला क्या तनियों को नहीं काटेगा, तो इधर वाला पेनेट्रेटर मार देगा, इधर से मार देगा, हो जाएगा आराम से, समझा। तो ऐसे करके व्यवस्था को मतलब लागू किया गया था। और क्या मैं समझौता था कि क्या जी, दूर वाला को पहले सिंचाई करना है और पास वाला को बाद में करना है, समझा। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, इस जल का प्रबंधन गांव के 2 या 3 स्थानीय लोगों के हाथ में हुआ करता था। अब देखो, अब कोई भी व्यवस्था चलावेला थोड़ी ना सब गांव में अगर 50 आदमी तो 50 चाहिए, है ना, 50 होगा आदमी तो 50 तो चाहिए नहीं। वीडियो चल रहा है जी, हम तो पहले कि बंद का है ना। फिर उसके बाद देखो, तो कोई भी यहाँ पे जो रहता है, चाहे कहीं भी रहता है, तो 2-3 को कोई संस्थापक रहता है ना, या कोई एक को मालिक रहता है, मालिक सब थोड़ी रहता है ना। जैसे मैं अद्वितवा है, एक ढेर माने गाड़ी है, तो गाड़ी का मान लो कि एक माने 5-6 को बाल बच्चा हो जाएगा, थोड़ी ना 5-6 को रहेगा मालिक, कोई एक ही को मालिक रहेगा ओकरा में, है ना। अब यहाँ पर देखो, तो हमारा भैया मालिक है, हम तो सीधे कहते हैं भैया मालिक है, पापा के बाद भैया, काम खत्म, समझा, हम नहीं मालिक हैं, समझा। अब देखो
जल का प्रबंधन गांव के 2 या 3 स्थानीय लोगों के हाथ में हुआ करता था, जिन्हें क्या कहते थे, उन्हें पारिश्रमिक भी दिया जाता था। ठीक है, यानी पैसा भी उनको थोड़ा सा दिया जाता था। बाद में चलकर जल वितरण के इस प्रणाली का अंत हो गया जब सिंचाई विभाग द्वारा कूला को ले लिया गया, है ना। सिंचाई विभाग जो है ना कूला को ले लिया, वो फिर क्या हो गया जी, खत्म हो गया। हाँ, हम ही बने ले नदी में घर, दूसरा क्या कहें, हम ही बनाए हुए नदी में घर। आधा नदी में घर है, आधा हम सर्वे में घर है, समझा। हम दूरा देखा ना है ट्रैक्टर वाला, वो सब नदी है, समझा। तो सफाइया करे, हम कहाँ करे, नहीं करना चाहिए, होना चाहिए। नहीं वो बात नहीं है। देखो घर तोड़ नहीं रहा है, ठीक है, वो उधर जो तुरा था ना, उधर सब सर्वे वाला का तुरा था। देखो आगे मेरा जो इधर जो है ना, इधर अलग अलग वो पट्टी मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक इतना का है, इतना का प्लॉटे एक एक यहाँ से वहां ले, बाकी अगर तोड़े तो क्या फायदा, हम तोड़े हमको का है ना। बात छोड़े, खत्म करो। हम तो कह रहे हैं कि अगर तोड़ेगा तो हम राजी हैं, तोड़ दे, हम समझा, सफाई कर दे, अच्छा होगा। नदी के नहर का पानी आएगा, उसमें से जाएगा। नदी है, नहर नहीं है, नदी है बोला, समझा। तो तोड़ेगा तो तोड़ेगा। और नदी था वो बड़का होता नहीं, वो नदी का मार्ग था। जो बेगो नदी है ना, तो बेगो नदी का मार्ग वैसे होकर आगे में निकलता है, समझा। हाँ समझा। ब्रिटिश काल में खासकर नहरों में जल की आपूर्ति के लिए देश भर में अनेक छोटे छोटे बांधों का निर्माण मतलब किया गया, है ना। ब्रिटिश काल में जो आया ना, तो वहां पर क्या हुआ जी, नहरों का निर्माण हुआ। और ब्रिटिश यही लोग जो है पुलह को क्या कर दिए थे, खत्म कर दिए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की जल नीति बदली और कृषि के प्रसार और हरित क्रांति के लिए बड़े बड़े बांधों का मतलब बनाए जाने लगे, है ना, जिससे स्थानीय सिंचाई व्यवस्था को नजरअंदाज कर दिया गया था। देखो अब डैम बनेगा, नहर बनेगा तो पहले डैम बड़का बनना चाहिए, है ना। तो अब डैम बनेगा तो क्या हो जाएगा जी, जो स्थानीय लोग वहां के रहेंगे उन लोग को हटाना पड़ेगा, उन लोग के जब खेत उत रहेगा वो सबको लेना पड़ेगा, है ना। एक सेकंड बोले हमको बोले तो फिर बोलना, उन लोग को हटाना पड़ेगा, है ना। तो अब जो है वहां पर क्या किया गया, जो स्थानीय लोग जो थे उनको पहले हटाया गया, उन लोग को नजरअंदाज किया गया। क्योंकि देखो कहीं भी विकास होता है तो कुछ विनाश होता है, उसके बाद ही विकास होता है, समझा। अब रोड को चौड़ा करना रहेगा, जैसे मैं मान लो कि वहां पे हम नदी को साफ करना रहेगा, तो हम घर तोड़ेगा, तो मेरा विनाश हुआ और नदी का विकास हुआ, समझा। विकास है ना। तो यहाँ पर जो देखो नजर क्या किया गया जी, स्थानीय लोगों के जो सिंचाई था उन लोगों को नजर अंदाज कर दिया गया कि उन लोग का मतलब कुछ रहे चाहे मत रहे, ठीक है। अब बोलो क्या बोला चाह रहा हो तुम। देखो हाँ देखो, जो डैम रहता है ना, वो डैम नीचे से पहले पूरा मजबूत रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा ना, अगर नहीं रहेगा तब क्या हो जाएगा जी, ये कहाँ का है, टिहरी बांध है, टिहरी बांध है, समझा। टिहरी बांध है यहाँ उत्तराखंड, यहाँ पे क्या उसको बोलते हैं, अरे क्या रे वहाँ ना लखनऊ ना, एक गाँव नंबर नहीं था, ऋषिकेश भी है, समझा। तो ये क्या है, जो टिहरी बांध है, तो नीचे से पता क्यों क्या रहता है, नीचे से मजबूती रहता है। अगर नीचे से मजबूती अगर नहीं रहेगा ना, उतना नहीं कंक्रीट ऐसा देगा ना, तब क्या होगा जी, मट्टी सुनो पहले, मट्टी को खल तारेगा, मट्टी जैसे खल तारेगा क्या होगा, जो भी पिलर वहां रहेगा वो सब क्या हो जाएगा जी, बैठ जाएगा। अब बांध क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए पहले नीचे से ही मजबूत किया जाता है, कैसे कि याद रखना, कोई भी बड़ा इमारत बनाने के लिए पहले फर्श को क्या करना होता है जी, मजबूत करना होता है। निचला अगर पिलर अगर क्या रहेगा, मजबूत रहेगा, अगर नीचे स्थान मजबूत रहेगा तो ऊपर वाला पिलर बहुत बड़ा बनेगा, समझा।
और भी डैम है, देखो ये टिहरी बांध ही है। फिर यहाँ पर देखो ये ऋषिकेश है जी, क्या है जी, ऋषिकेश है, ये ऋषिकेश है। ये कहाँ है, ये सरदार सरोवर बांध है, समझा। देखो सरदार सरोवर बांध है ना। क्या क्या रोडवा ऐसी है। अब मान लो कि एथिया में अगर तू आ गया तो क्या होगा। देखो यहाँ पे आपका क्लास खत्म हो गया, कहाँ टाइम हुआ अभी, उसी से बच्चा दे टाइम, अभी 5 मिनट टाइम है। देखो बांध, तो देखो बांध सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता को ही क्या है जी, बरकरार नहीं रखता, बल्कि देखो बांध का मकसद है ना, बांध बनाने का मकसद है कि खाली उसमें सिंचाई का ही मतलब ध्यान नहीं रखा गया है, समझा ना। उसमें जो है बिजली भी मतलब होता है, बिजली का उत्पादन भी किया गया, समझा। और एक में बहुत सारा मतलब क्षेत्र इसमें आता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे फिर एक सिंचाई के लिए बांध की जल में क्या है जी, नहर द्वारा दूर दूर तक ले जाया जाता है, समझा। सिंचाई के लिए जल को देखो, अगर बांध बना के क्या क्या पहले पानी को स्टोर किया, फिर नहर में क्या किया गया जी, उसको छोड़ दिया गया, तो बहुत दूर तक वो पानी जा सकता है, समझा। उदाहरण के लिए क्या है जी, इंदिरा गांधी वाला, इंदिरा गांधी नहर जो कहाँ पे है, राजस्थान में है। कहाँ है जी, राजस्थान में है, समझा ना। फिर क्या है जी, दुकान पे यद्यपि बांध के जल से सिंचाई व्यवस्था सुधीर या तथा बांध के जल का ये क्या है जी, समता और न्याय के वितरण मतलब नहीं हो पाता। देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे जो सिंचाई का जो व्यवस्था था वो सही सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, समझा। जैसे में देखो पहले क्या होना चाहिए जी, कि दूर वाला को अच्छा से पहले मिलना चाहिए, है ना, और भीड़ी वाला क्या होना चाहिए, बाद में लेना चाहिए। क्योंकि देखो पहले अगर पहले वाला खोल लेगा तो बाद वाला का सिंचाई तो हो नहीं पाएगा पहले बनने से, है ना। तो पहले क्या होना चाहिए, न्यायपूर्वक है कि दूर वाला को पहले करने दे और बाद वाला को पीछे, ठीक है, पहले वाला को पीछे। बाद में नजदीकी यानी नजदीक बसे लोग धान व ईख की खेती कर जल का अधिक से अधिक उपयोग कर लेते तथा बांध से दूर दूर मतलब स्थित लोगों को ज्यादा जल नहीं मिल पाता था, समझा। जिससे क्या होता था जी, सुखाड़ ये सब का सामना करना पड़ता था, समझा ना। कभी कभार बड़े बांध के निर्माण के विरोध में लोग खड़े हो जाते। उदाहरण के लिए हमारे देश में उदाहरण के लिए हमारे देश की दो विवादग्रस्त परियोजना है। जो पहला कौन है जी, टिहरी बांध है ना, टिहरी बांध परियोजना, और दूसरा क्या है जी, सरोवर बांध परियोजना। देखो जब बांध बनता था ना, तो बहुत लोग जो है उसके खिलाफ में भी आते थे। क्यों? क्योंकि बांध जब बनेगा तो स्थानीय, मान लो कि यहाँ पे बांध बनेगा तो पूरा पहले अजमा को हटाना पड़ेगा, फिर उन्हें बहुत सा 2-4 गांव के यहाँ हटाना पड़ेगा, तब न बड़का को बांध बनेगा जी। कि ऐसे ही मतलब हो जाएगा तो बहुत सारा क्षेत्र भी जाएगा, है ना। तो बहुत सा क्षेत्र अगर जाएगा तो क्या में क्या हो जाएगा, वहाँ का लोग जो स्थानीय लोग रहेंगे वो विरोध करेंगे। हो सकता है कि इनके तकलीफ को देखकर कोई और भी विरोध करे, कोई और जगह के लोग विरोध करे, है ना। तो ऐसे मतलब विरोध होता है, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना, देखो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथ तथा क्या जी भीलांगना नदी के संगम के नीचे होता है ना। जो ऊपर है वो कहाँ पे, नीचे गंगा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। टिहरी बांध कौन से नदी पर किया गया है निर्माण, गंगा नदी पर किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था, बिजली का पहले उत्पादन करना। पश्चिम में उत्तर प्रदेश के 2,70,000 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई होना, है ना। और दिल्ली जैसे महानगर में जल की आपूर्ति यानी पूर्ति करना, ये इसका क्या था जी, मकसद था, ठीक ना। अब देखो ये क्या जी, टिहरी बांध है, समझा ना।
टिहरी बांध है, टिहरी बांध था। अब देखो बांध निर्माण के उत्पन्न पर क्या है, पर्यावरण समस्याएं। पर्यावरण का समस्या क्या है वहां पे, देखो पुनः वास की समस्या, यानी क्या बोला कि टिहरी बांध के निर्माण के फल से हजारों लोगों को पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में बसना पड़ा। देखो अब पहाड़ी, देखो यहाँ जो बांध बना वो पहाड़ी क्षेत्र में था, समझा ना। तो जो जहाँ वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वहां से वो हट के कोई और क्षेत्र में जाके मैदानी जो क्षेत्र था वहां पे रहे, जिससे उन लोगों को बहुत सारा मतलब क्या सहना पड़ा जी, जिससे उन लोग को बहुत सारी कठिनाइयां आई है ना। उन कठिनाइयों का सामना किया गया। फिर लकड़ी, जल, ये सब जो है ना, ये सब अपेक्षा के पहले जो था पहाड़ पे, तो पहाड़ पे जो था लकड़ी था, जंगल ये सब था, उन वहां से लकड़ी, फल फूल सब तोड़ के लाता था लोग, आराम से जीवन को सुचारू रूप से चलाता था। लेकिन जैसे ही वहां से हट के कहीं और चला गया तो तकलीफ होने लगा, लकड़ी नहीं मिलने लगा, लकड़ी बाजार में जाए तो क्या महंगा मिलने लगा उन लोगों को, समझा। तो ऐसे करके इन लोग बेचारों को समस्या का मतलब सामना करना पड़ा। सुरक्षा की समस्या है ना, टिहरी बांध है भूकंपीय दृष्टि से पानी चाहिए अब हमको, संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है। जो टिहरी बांध बनाया गया है ना, वो ऐसे जगह पे बनाया गया है जहां पे क्या जी, वहां पे भूकंप मतलब हमेशा लगभग आते रहता है ना। देखो और भूकंप से अगर मान लो कि अगर ये बांध अगर टूट गया तो फिर क्या होगा, फिर जो है वहां पे बहुत बाढ़ आ जाएगा, है ना जी। भूकंप जब आएगा तो क्या होगा, बाढ़ आएगा। अब बाढ़ आएगा तो जितना भी वहां के जो स्थानीय लोग रहेंगे, जितना थोड़ा 10 गांव 20 गांव 30 गांव, वो सब क्या हो जाएगा जी, इसके प्रकोप से डूब जाएगा, है ना। टिहरी बांध के टूटने से क्या होगा जी, पहले ऋषिकेश, हरिद्वार नगर, ये सब क्या हो जाएगा जी, बांध का जल आसपास के क्षेत्र में फैल जाएगा और भारी तबाही मच जाएगा, समझा ना। ये क्या है जी, बताओ कहाँ है, ये ऋषिकेश है। ये ऋषिकेश के वो मंदिर है जो बहुत विख्यात मंदिर है, समझा ना। गया है सब यहाँ पे। ये क्या है, ये हरिद्वार है, समझा। तो अगर वो टिहरी बांध टूटा तो ये सब क्या हो जाएगा, सब तबाह हो जाएगा, समझा ना। अब है सरदार सरोवर, अब लास्ट है लास्ट इधर है, कहाँ कहाँ छोड़े हैं, तो अरे बतलाई तो पढ़ेले हैं तो। अच्छा गैर और सरकारी वाला, अच्छा ठीक है, तो उसमें कोई अथी नहीं है, हम बता देंगे। बस 5 मिनट खाली दो हमको, 5 मिनट ज्यादा नहीं, सुनो खाली, इसमें कुछ नहीं है। अब देखो सरदार सरोवर बांध परियोजना, सरदार सरोवर बांध परियोजना सिंचाई, बिजली तथा पेयजल की आपूर्ति के लिए गुजरात, देखो उद्देश्य से गुजरात प्रांत के नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ये कहाँ बनाया गया जी, गुजरात में बनाया गया है, नर्मदा नदी पर। इस परियोजना से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान सबको मतलब लाभान्वित तो होने के लिए था, ठीक है। इस परियोजना के विरोध में कौन कौन आए जी, मेघा पाटकर और कौन, मेनका गांधी, संजय गांधी के पत्नी, है ना। मेनका गांधी मतलब इसके विरोध में आई थी। ये देखो क्या है, हाँ पक्का बीजेपी में है मेनका गांधी, है ना। यहाँ पर क्या है जी, क्या बांध है, कौन का बांध है, सरदार सरोवर। देखो सरदार सरोवर ये बांध है, ठीक है, खत्म हो गया। अभी थोड़ा सा गैर सरकारी वाला है जी, देखो बस खत्म हो गया। गैर सरकारी क्या है, संस्थाओं के प्रयास। देखो पर्यावरण के बिगड़ते हुए संतुलन की और स्वयं सेवी संस्था, जो देखो जो लड़का जो प्राइवेट संस्था है ना, वो भी आगे आया है मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए। आजादी के बाद कार्यरत स्वयं सेवी क्या है संस्था को क्या सरकार तथा समाज की ओर काफी प्रोत्साहन मिला है ना। और भारतीय स्वयं सेवी संस्था पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित कार्य किए हैं। ये कौन कौन कार्य किए हैं, देखो
पर्यावरण को सुरक्षा करने की जागरूकता है ना। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत विकास, प्रचार यानी प्रसार मतलब किए। वृक्षारोपण मतलब करे प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए। वन संरक्षण यानी चिपको आंदोलन भी वहां हुआ था, समझा ना। वन्य जीव क्या है, वन्य जीव संरक्षण, जल प्रबंधन और क्या जी, वन वासियों का आर्थिक व सामाजिक विकास भी यहाँ पे इस सबको देखते हुए यहाँ पर किया गया। ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए, है ना।